यार ईयर की शुरुआत से मैंने आपको ये चीज बोली थी कि हमेशा अपना फॉर्मूला शीट जो है उसको बना करके रखिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ बच्चों ने अभी तक बना लिया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी वेट कर रहे होंगे कि नहीं सर अभी नहीं, कल बनाएंगे बैठ के, 9 तारीख को बनाएंगे बैठ के, क्योंकि 10 तारीख को ही तो सुबह देखना है। तो इसीलिए आपकी समस्या का जो समाधान है वो मैं लेकर के आ गया हूं। आपकी ग्रेड 10th के जो 14 के 14 चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर में जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके जो फॉर्मूलाज है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम आपका रियल नंबर से। रियल नंबर के अंदर आपके मोटे मोटे तौर पर यही दो फॉर्मूला आते हैं, जिसके अंदर भी आपका मेजर तौर पे जो यूज होता है वो पहला वाला फॉर्मूला यूज होता है, HCF ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। जो ये 3 नंबर वाला केस है ये आपका क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, तो हो सकता है इसके बेसिस पर सवाल आ जाए, तो इस फॉर्मूला को जरूर से याद कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज मैं आपको ये बता दूं सर, एचसीएफ का तो लिख दिया, एलसीएम का क्या? तो अगर आपको एलसीएम निकालना है ऑफ 3 नंबर्स तो आप इस फॉर्मूला को एज इट इज लिखोगे, लेकिन जिस जिस जगह पर एचसीएफ लिखा है वहां पे एलसीएम कर दो, और जिस जिस जगह पर एलसीएम लिखा है वहां पर एचसीएफ कर देना है। ठीक है, आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो शुरुआत में जो आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तौर पर, मोटे मोटे तौर पर यहां पर बात होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, जिसमें अगर हम देखा जाए तो यहां पर पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें आपका सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c अपॉन ए होता है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आती हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड इस तरीके की ये सारी आइडेंटिटीज आपकी आती हैं। अच्छा, ये यहां पे अलग से क्यों लिखा है, ये आपका कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, तो आइए उसको दिखाता हूं मैं अगले एक्सरसाइज, अगले चैप्टर पेज के अंदर। क्यों ये आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन आपको मिल जाएगा इस वाली स्लाइड पर। अगर आप देखो अल्फा और बीटा का अलग अलग रिलेशंस लिखे हैं, तो आपके पास क्या होता है, क्वेश्चन आएगा, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया और उससे आपने पूछ लिया कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताओ, आपसे पूछ लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, आपसे पूछ लिया रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, या इस तरीके के ये जितने रिलेशंस लिखे हैं इनकी वैल्यूज बताओ। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वहां से अल्फा और बीटा जो दोनों रूट्स है उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, जीरोस जो है उनकी वैल्यू, और उसके बाद उनको यहां पर पुट करके उनसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है और कभी कभार डायरेक्टली हमारे जो रूट्स है वो नहीं निकल पाते, है ना, वो नॉट रियल आ जाते हैं, तो कैसे करा जाए। तो यहां पर देखिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अगर आप एलसीएम लेंगे तो इट विल बी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए कैंसिल, तो ये क्या बचा माइनस बी अपॉन सी। सो बेसिकली मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है, हम इन सारे रिलेशंस को सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की फॉर्म में लिख सकते हैं और उससे हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। ठीक है, एक और फॉर्मूला जो आपका इंपॉर्टेंट आता है, फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट टाइम एक्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, देखते हैं अगले चैप्टर में क्या है। जो आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके अंदर हमारे पास ये 2 इक्वेशंस अवेलेबल है और इन इक्वेशन के बेसिस पर हमारे पास कंडीशन आती है कि क्या वो इंटरसेक्टिंग है, उनका यूनिक सॉल्यूशन है, क्या वो कोइंसिडेंट है, उनकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर वो पैरेलल है, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा इसी चीज को यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल को ऐसे भी लिखा जाता है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो इन दोनों में कंसिस्टेंट होता है, इसमें नहीं होता है। दीज आर द रिक्वायर्ड कंडीशंस। अच्छा जी, आगे अगर चले तो और क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आता है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, उसके अलावा जो आपका ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है, ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके बेसिस पर 3 कंडीशंस पढ़ी है हमने। अगर डी पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल, और अगर 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो नॉट रियल। लेकिन एक और कंडीशन देखी गई है प्रीवियस ईयर में, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2023 में 24 में सवाल पूछा गया कि रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला आया तो पॉजिटिव, लेकिन क्या वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो बच्चे घूम गए कि यार रेशनल इरेशनल कैसे निकालें, उन्होंने पूरा सॉल्व करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताता हूं एक शॉर्ट ट्रिक। अगर जो हमारे पास ये डी पॉजिटिव जो आया, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 100% रेशनल होने वाला है, लेकिन अगर जो आपका ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो उस केस में ये आपका इरेशनल हो जाता है। ठीक है, अच्छा
और क्या है इसके अंदर, हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर आप देखोगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो होती है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो एन का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है, सम ऑफ एन टर्म्स के दो फॉर्मूलाज है, इसी वाले फॉर्मूला से आपका ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपनी नजर में रखना है। आपकी nth टर्म जो होती है वो आपका सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस टर्म्स के बराबर भी होती है। और अगर आपकी 3 टर्म्स एपी के अंदर है तो दो मिडल वाली टर्म का जो ट्वाइस है वो बाकी दोनों के सम के इक्वल हो जाती है। इसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं आपके पास ये ट्राइंगल्स का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जनरली आपको बोला जाता है सिर्फ बीपीटी थ्योरम करो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाई है, लेकिन बच्चे इस वाले फॉर्मूला को नहीं देखते। ये मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। वैसे तो ये कंपटीशन के अकॉर्डिंगली आती है ये वाली चीजें, लेकिन कभी कभार इससे रिलेटेड यहां तक का जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड सवाल देखा गया है, तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जिसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ जाती है, जो इनवर्स के रिलेशन है या फिर आपके रेसिप्रोकल्स जो है वो रिलेशन आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आ जाती हैं, कैसे हम बेस और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर डिसाइड करते हैं वो आ जाता है। ये सब कुछ आपको इस शीट में दिख रहा है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन से लाइन ऑफ साइट जो बनती है, अगर ऊपर देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन बनता है। उसके बाद आप देखोगे सर्कल्स में, यूजुअली आपको हर एक बंदा बोलेगा कि भाई सर्कल्स के अंदर आपका कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ थ्योरम 10.1 और 10.2 करनी है। लेकिन मैं आपको यहां पर बताता हूं, ये जो हमारी 10.2 थ्योरम हो जाती है जिसके अकॉर्डिंगली हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दोनों टेंजेंट्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, हम ऐसा बोलते हैं ना, PA इज इक्वल टू PB। ये बात तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो चारों रिलेशंस है ना, ये ही इन्हीं के बेसिस पर ही आपका सारा सवाल बनता है। या तो आपका पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, या ये एंगल इक्वल होते हैं, या ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये वाला और ये वाला, इनके सम 180 हो जाता है। तो इन चारों को बिल्कुल अपनी नजर में रखिएगा, आपके बहुत हेल्प में आएगी। फिर आता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें आपको बेसिक फॉर्मूला लाइक एरिया ऑफ सर्कल है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ये पता होना चाहिए, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल पता होना चाहिए, एरिया ऑफ इन जनरल ट्रायंगल पता होना चाहिए। पर 3 मोटे मोटे फॉर्मूलाज आते हैं, एक एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज θ/360 इंटू πr², और दूसरा पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, और तीसरा लेंथ ऑफ आर्क। इन तीनों को बिल्कुल मद्देनजर रखिएगा, काफी काम में आएगी। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर और लिख देता हूं आप लोगों के लिए, आपका एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो आपका बराबर होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट का क्वेश्चन आपका अक्सर देखा जाता है, तो काफी हेल्पफुल है। अच्छा जी, और उसके बाद आता है आपके पास सरफेस एरिया वॉल्यूम। इसकी बेसिक फिगर्स जो है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सबके टोटल सरफेस एरिया, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की वैल्यूज जो फॉर्मूलाज हैं वो अवेलेबल है। फिर आता है आपका स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपके मीन को निकालने के 3 तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम्ड मीन मेथड और एक आपका स्टेप डिविएशन मेथड। तो इन तीनों के फॉर्मूलाज, उसके साथ साथ आपका मीडियन, मोड और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। इस पे भी 1 नंबर का सवाल आ जाता है। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको प्रोबेबिलिटी के ये जो बेसिक चीजें हैं पता है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अ इवेंट प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और प्रोबेबिलिटी की रेंज आपकी ये होती है। सो इस तरीके से आपकी ये कंप्लीट फॉर्मूला शीट जो है, जो यहां पर बनाई गई है, वो होती है पूरी। आप एक काम कीजिएगा, आज ही जाइएगा, जा करके ये 15 पेजों के प्रिंट आउट्स निकाल लीजिएगा, आपके बहुत हेल्प में आएंगे एग्जाम में लास्ट डे पर। जैसे हम साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग नोट्स बनाते हैं, मैथ्स के अंदर दीज आर द फाइनल नोट्स। ये आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, क्योंकि आधे टाइम अगर फॉर्मूला ही याद होता है तो काम बड़ा आसान हो जाता है। आई होप आपको ये चीज में इस वीडियो के अंदर ही आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने अपने सारे फ्रेंड्स को बताइए। कल हमारी जो क्लास होने वाली है उनके बारे में, आने वाले प्लान्स के बारे में मिलते हैं अगली क्लास में। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।